डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार गौतम, सीनियर लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी इन परमेश्वर देव विधान का आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी 11th क्लास की 11th स्टैंडर्ड में और हमारी पहली क्लास है बायोलॉजी की। आपने बायोलॉजी को ऑप्ट किया है तो कुछ न कुछ सोचा होगा, क्या क्या हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं, क्या क्या बायोलॉजी सब्जेक्ट हमें बनने के मौके देता है। ज़रा उन पर हम 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस का दौर अभी चालू हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है। ऑनलाइन क्लासेस का दौर चालू होने का कारण है कोरोना महामारी। ये इस महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए जब तक कोई दवा तैयार नहीं होती, जब तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती, तब तक इसका एक ही उपाय है, क्योर नहीं है हमारे पास इसका, हमें उससे प्रिवेंट ही करना पड़ेगा। और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सबको अपने घर पर रहकर और ऑनलाइन स्टडी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज कोरोना महामारी में अगर पूरी दुनिया, चाहे बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी अछूता नहीं है इससे, और इससे लड़ने के लिए अगर कोई आया है तो बायोलॉजी का स्टूडेंट ही है। और डॉक्टर के रूप में वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सामने खड़ा है, आप सबको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करते हुए आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है। केवल अपनी नहीं, अपने समाज की, अपने देश की और पूरे विश्व की जिम्मेदारी एक डॉक्टर के ऊपर होती है, क्योंकि भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वो एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर एक बायोलॉजी का स्टूडेंट ही होता है। तो इसलिए सबका मोटो बायोलॉजी लेने के बाद मेडिकल साइंस में जाने का रहता है। लेकिन ऐसा कहें कि केवल मेडिकल साइंस ही बायोलॉजी के लिए बनी है तो ये भी कहना गलत होगा। मेडिकल साइंस के अलावा आज की डेट में बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं जिन्हें लेकर हम जिनको हम बायोलॉजी के द्वारा गेन कर सकते हैं। फार्मेसी, जितनी भी दवाएं अगर बना रही हैं तो फार्मासिस्ट ही बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट, ये बहुत सी ब्रांचेज हैं जो कि बायोलॉजी को लेकर आप अपना फ्यूचर उसमें बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मेडिकल साइंस टॉप पर है। जितना सम्मान, जितना पैसा उसमें है, शायद और किसी ब्रांच में ना हो। तो मेरा हमेशा से पहला रहता है कि आप टॉप की ओर देखिए, नीचे के लक्ष्य तो अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। बायोलॉजी का 11th का सिलेबस क्या कहता है, जरा उस पर मैं प्रकाश डालूं उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको जान लेनी जरूरी हैं। जैसे आपने जब 8th पास की थी और 9th में जब आए थे तो आपको लगा कि साइंस कितनी टफ है। उसका रीज़न था कि 8th और 9th के लिए सिलेबस में थोड़ा सा अंतर था, काफ़ी मतलब कह सकते हैं अंतर था, जिसकी वजह से आपको 9th का साइंस टफ लगा। पर आपको उसकी प्रैक्टिस हुई पूरे साल भर, 10th आपको काफ़ी सरल लगी होगी। इसी प्रकार से 10th और 11th के सिलेबस में भी काफ़ी मूलभूत अंतर होने के कारण आपको यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो दिक्कतें जो होंगी वो आपकी क्षमताओं से ऊपर नहीं होंगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए हर सब्जेक्ट को आप जब भी पढ़ने बैठें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तो उस समय आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट सीखने के रूप में पढ़ रहा हूँ। जब आप सीखेंगे तो लर्न तो अपने आप होगा। बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे बड़ा सिलेबस मैं मानता हूँ साइंस स्ट्रीम में इसको 22 चैप्टर, 22 चैप्टर्स हैं, जिनको कि छोटी छोटी यूनिट्स में बांटा गया है। कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं जिनमें 22 चैप्टर्स को बांटा गया है। अब यूनिट में
बांटने का क्या कारण है, जरा उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अभी तक आपने 10th में बायोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन बायोलॉजी की आगे चलकर कई सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो साइटोलॉजी हो जाती है। जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल के बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं तो उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार से जब हम डेफिनेटली ह्यूमन की बात करते हैं और ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं, टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हम एनाटॉमी शब्द यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी कर रहे हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो इन्हीं ब्रांचेस के आधार पर हमने 11th और 12th में अपने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। 11th में आप फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, साइटोलॉजी भी पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी भी है और एनिमल फिजियोलॉजी भी है। ऐसे कर अलग अलग ब्रांचेस के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा। पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है वो केवल ये है कि आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन कराया जाए कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, जैसा कि टाइटल हमें बता रहा है कि हमें यहाँ पर लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमने अभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि कोई लिविंग क्यों है और कोई नॉन लिविंग क्यों है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि कोई लिविंग है तो क्यों है और कोई डेड है तो क्यों है। तो लिविंग है क्या, यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बहुत सारे डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कैटेगराइज करते हैं। अब ये कैरेक्टर लिविंग में ही मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं मिलते। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्या ग्रोथ नॉन लिविंग में हो सकती है? नहीं हो सकती। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, ये लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। मेटाबॉलिज्म ये भी लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग कभी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स नहीं देता, ये लिविंग बीइंग ही देता है। इसी प्रकार से नॉन लिविंग कभी इंटरैक्ट नहीं करते, ये लिविंग ही करते हैं। ये सारे कैरेक्टर जो मैंने बताए ये लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें से हमने बात की कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, जो किसी को लिविंग बनाएंगे और उनको नॉन लिविंग से अलग करेंगे। तो हमने सबसे पहला कैरेक्टर जो लिया लिविंग का वो था ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर हमने जो लिया वो था रिप्रोडक्शन। तीसरा कैरेक्टर जो हमने बताया कि लिविंग बीइंग के लिए होता है वो है मेटाबॉलिज्म। चौथा कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। पांचवा कैरेक्टर जो एक लिविंग बीइंग के बारे में होता है वो है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और भी कैरेक्टर हैं आएंगे, ये मेजर कैरेक्टर हैं जो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर्स में लिखे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ। लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है, ग्रोथ है क्या। अगर आप बात करें कि ग्रोथ क्या है तो ग्रोथ एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे कि इररिवर्सिबल इंक्रीज इन एनी पैरामीटर। कई सारे पैरामीटर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि इररिवर्सिबल इंक्रीज, जैसे उदाहरण के लिए इररिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल भी हो सकता है, इररिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर भी होता है। अगर आप सीधे सीधे किसी इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ पर मास को लेना पड़ेगा। किसी यूनिसेलुलर ऑर्गन को कंसीडर कर रहे हैं तो वहाँ नंबर ऑफ सेल को लेना पड़ेगा। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें मास का इंक्रीज नहीं होता, सेल का इंक्रीज नहीं होता, ये केवल लिविंग बीइंग के अंदर ही देखने को मिलता है।
तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ करना एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, अर्थात लिविंग बीइंग का ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इरिवर्सिबल इंक्रीज। इन नंबर ऑफ सेल और मास। दूसरा कैरेक्टर जो लिविंग बीइंग का है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम कहते हैं, हम पढ़ते आए हैं, एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस, मीन्स अपने जैसी संतानों को पैदा करने की क्षमता को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम होते हैं वो सिंपली सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का अलग मेथड होता है जिसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है। कुछ मल्टी सेलुलर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। फिर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्या रिप्रोडक्शन एक कंफर्म्ड पैरामीटर होना चाहिए उसका लिविंग बीइंग का? क्योंकि मैं आपके सामने कई चीज़ें ऐसी रखता हूँ जो आपको बताएंगे कि नहीं, रिप्रोडक्शन एक कंफर्म्ड पैरामीटर नहीं हो सकता, एक एसेंशियल पैरामीटर तो हो सकता है। जैसे हम अपने आसपास कई सारे एनिमल्स देखते हैं। एक म्यूल है जो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, जिसे हम खच्चर भी बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये स्टेराइल होता है। तो क्या इसे लिविंग ना माना जाए? ये तो हमारे बहुत काम में आता है और सभी इस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए, बाकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, जिनमें से वर्कर भी, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती। तो क्या उन्हें लिविंग ना माना जाए? तो कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल पैरामीटर तो है ग्रोथ का, लेकिन एक कंफर्म पैरामीटर कि इसके बिना हम किसी को लिविंग ही ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है रिप्रोडक्शन के बाद, मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। दूसरा कि ये एसेंशियल पैरामीटर है, कंफर्म पैरामीटर नहीं है। थर्ड वन आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सब के योग को, उन सब के टोटल को हमने नाम दिया है मेटाबॉलिज्म। मतलब सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट अकर इन अ लिविंग बॉडी। आप डाइजेशन करते हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, आप रेस्पायरेशन करते हो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, आप एक्सक्रेशन या कोई और एक्टिविटी शो करते हो तो वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि शरीर के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसका कुल योग जो होगा वो मेटाबॉलिज्म होता है। ये रिएक्शन 2 तरह की हो सकती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अगर रिएक्शन के दौरान कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उस रिएक्शन को एनाबॉलिज्म कहा जाएगा। 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बने, और अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। जैसे आप कंसिडर कीजिए डाइजेशन, आप खाना खाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल आप लोग खाते हैं जो कि शरीर अपने अंदर टेकअप नहीं कर सकता, इसलिए डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें आप बड़े मॉलिक्यूल छोटे में बदले जाते हैं। डाइजेशन इज एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म। एक प्लांट को हम बात करें, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6।
बनता कैसे है? दो छोटे मॉलिक्यूल CO2 और H2O की हेल्प से बनता है। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन है, और ये रिएक्शंस आपकी नॉन लिविंग्स में नहीं होती, ये केवल लिविंग बींग्स में ही देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अगला फैक्टर होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि लिविंग बींग के अंदर फंक्शनल यूनिट सेल होती है, सेल ग्रुप बनाती हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन का बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का बनना, ये जो सीक्वेंस है इसी को नाम दिया है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लिविंग बींग का कैरेक्टर है, नॉन लिविंग का कैरेक्टर नहीं है। और लास्ट वन, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी भी नॉन लिविंग के ऊपर किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई बाहरी परिवर्तन, उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लिविंग बीइंग ही जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर वो एबिलिटी जिसके द्वारा वो बाहरी पर चेंजेस को, एक्सटर्नल चेंजेस को महसूस करें, उसके लिए प्रतिक्रिया दें, उसको नाम दिया गया है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये जो प्रॉपर्टी है ये लिविंग बीइंग की है, ये नॉन लिविंग के अंदर नहीं है, यानी कि इसे हम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, संवेदनशीलता भी कह सकते हैं। तो इन बातों को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी उसको लिविंग बनाती हैं। अगर ये प्रॉपर्टी ना हो तो वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग की कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। इस पृथ्वी पर अब तक जितने लिविंग बीइंग्स खोजे गए हैं, जितने प्रकार के लिविंग बीइंग्स खोजे गए हैं, उनकी संख्या है लगभग 1.6 मिलियन टाइप्स, स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और रोज़ नए नए स्पीशीज़ खोजे जा रहे हैं, यानी हम सब कुछ नहीं जानते, अभी भी हमें बहुत कुछ खोजना भी बाकी है। तो ये सारे प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ में, और उनके कलेक्शन को, उनके इस तरह से पृथ्वी पर पाए जाने को हमने नाम दिया है बायोडायवर्सिटी। तो मेरा अगला टॉपिक रहने वाला होगा, अगला वीडियो जो मैं पोस्ट करूंगा वो बायोडायवर्सिटी का करूंगा। इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में पूरा करूंगा। पहला था लिविंग बीइंग, दूसरा होगा बायोडायवर्सिटी, और तीसरा होगा आपका वीडियो वो होगा क्लासिफिकेशन एड्स के नाम से, टैक्सोनॉमिक एड्स के नाम से। तो इसको पढ़िए, समझिए, माइंड मेकअप कीजिए। पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, सीरियसली मैं नोट्स पोस्ट करूंगा, उनको नोट्स को आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। हाँ, मैं नोट्स उतना ही पोस्ट करूंगा जितना कि मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप क्वेश्चंस जरूर एक दूसरे से पूछें, बात करें, NCERT हो तो रीड करना शुरू करें, और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।